नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कसाई जैसा बेटा। वैसे तो रवि आए दिन माँ को मारता रहता है, लेकिन उस रात पता नहीं उसे क्या हो गया कि इतनी जोर का घूसा मारा कि दांत तक टूट गया। बीच में आई पत्नी को भी खूब मारा। पड़ोसी लोग घबरा गए, उन्हें लगा कि कहीं विस्फोट हुआ है। खिड़कियां खोलकर वे बाहर झांकने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि रवि के घर का दरवाजा खटखटाकर शोर मचने का कारण पूछ ले। कुसुम के पति ने कभी उसे एक थप्पड़ तक नहीं मारा था, लेकिन बेटा तो एकदम कसाई हो गया है। हर वक्त सजी धजी रहने वाली हीरोइन सी लगने वाली कुसुम अब तो अर्ध विक्षिप्त सी हो गई है। फटे गंदे कपड़े, सूखा मुरझाया चेहरा, गहरी हजारों अनसुलझे प्रश्नों की भीड़ वाली आंखें, कुछ कहने को लालायित सूखे होठ, सब कुछ उसकी दयनीय जिंदगी को व्यक्त करने लगे। उस रात कुसुम बरामदे में ही पड़ी एक कंबल में ठिठुरती रही। टांगों में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वे अपने छोटे से कमरे में, जो पहले स्टोर था, चली जाए। केवल एक ही वाक्य कहा था कुसुम ने अपनी बहू से, पल्लवी, तुमने यह साड़ी मुझसे बिना पूछे क्यों पहन ली? यह तो मेरी शादी की सिल्वर जुबली की थी। बस बेटा माँ को रुई की तरह धुनने लगा और बकने लगा, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बीवी से साड़ी के लिए पूछती है। कुसुम बेचारी चुप हो गई, जैसे उसे सांप सूंघ गया। फिर भी बेटे ने मारा, पहले थप्पड़ों से फिर घूंसों से। ठंडी हवा का तेज झोंका उसकी घायल देह को छू रहा था। उसका अंग अंग दर्द करने लगा था। वह करा उठी थी, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चलचित्र की तरह बीते दिन सूखी आंखों के आगे घूमने लगे। जब भी खाने की किसी चीज की कुसुम फरमाइश करती थी तो उसके पति पराग तुरंत लाकर दे देते थे। बात बात पर कुसुम से कहते थे, तू चिंता मत कर, मैंने तो यह घर तेरे नाम पर ही लिया है और बैंक में 5 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट भी तेरे नाम से कर दिए हैं। अगर मुझे कुछ हो भी जाए तब भी तू ठाठ से रहेगी। कुसुम बस हंस देती थी। वह बहुत खुश होती थी कि उसे इतना अच्छा पति और लायक बेटी बेटा दिए हैं। अपने इसी बेटे को उसने बेटी से 100 गुना ज्यादा प्यार दिया। लेकिन यह क्या हो गया? एकदम से उसकी चलती नाव में कैसे छेद हो गया? पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। वह बीते पलों को याद कर पिंजड़े में कैद पंछी सी फड़फड़ाने लगी। उस रात वह सो नहीं पाई। सुबह उठते ही धीरे धीरे मरियल चूहे सी चलकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने लिए एक कप चाय बनाकर अपनी कोठरी में ले आई और पड़ोसिन के दिए हुए बिस्कुट के पैकेट में से बिस्कुट लेकर खाने लगी। बिस्कुट खाते हुए दिमाग में विचार आकाश में उड़ती पतंग से उड़ने लगे। इस क्रूर निर्दयी बेटे बहू से तो पड़ोसी ही अच्छे हैं, जो गाहे बगाहे खाने पीने की चीजें चोरी से दे जाते हैं। तो क्यों ना उनकी सहायता लेकर अपनी इस मुसीबत से छुटकारा पालूं, क्यों ना अपनी बेटी को सब कुछ बता दूं। शायद वह मेरी मदद करे, लेकिन वह लालची दामाद कभी भी बेटी को मेरी मदद करने नहीं देगा। बेटी को तो फोन भी नहीं कर सकती, हमेशा लॉक रहता है। घर से भाग भी नहीं सकती। दोनों पति पत्नी ताला लगाकर नौकरी पर जाते हैं। बस इन्हीं सब विचारों में पगडंडी पर चलते हुए ही कुसुम ने कराते हुए स्नान किया और दर्द से तड़पते हुए हाथों से उल्टी सीधी चोटी गूंद ली। बेटे बहू की हंसी मजाक ठिठोली की आवाजें गर्म पिघलते शीशे सी कानों में पड़ रही थी। कहाँ वह सजे सजाए साफ सुथरे कालीन बिछे बेडरूम में सोती थी और कहाँ अब बदबूदार स्टोर में चारपाई पर। छी, इतना सफेद हो जाएगा रवि का खून उसने कभी सोचा भी ना था। उसे महंगे से महंगा कपड़ा पहनाया, बढ़िया से बढ़िया खाने की चीजें खिलाई। रवि की हर जिद हर चाहत कुसुम और पराग ने पूरी की। शहर के महंगे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल से फिर विश्वविद्यालय से रवि ने शिक्षा ग्रहण की। कितनी मेहनत से, कितनी लगन से पराग ने इससे बैंक की नौकरी की परीक्षाएं दिलवाई। जब यह पास हो गया तो दोनों खुशी के मारे फूले नहीं समाये। खोजबीन करके जान पहचान निकाली, तब जाकर इसकी नौकरी लगी और पराग के मरने के बाद यह सब कुछ भूल गया। काश यह जन्म ही ना लेता। मैं बे औलाद ही सुखी थी। इसके जन्म लेने के बाद मैंने मना करने पर भी 150 लोगों की पार्टी पराग ने खूब धूमधाम से की थी। बड़ा शरीफ सीधा सादा और संस्कारों वाला लड़का था यह। लेकिन पता नहीं इसने क्या खा लिया,
इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो राक्षसों जैसा बर्ताव करता है। अब तो इसके पंख निकल आए हैं। प्यार, त्याग, दया, मान सम्मान की भावनाएं तो इसके दिल से गायब ही हो गई हैं, जैसे अंधेरे में परछाई। रसोई से आ रही मीठी मीठी सुगंध से कुसुम बच्ची सी मनचली हो गई। हिम्मत की सीढ़ी चढ़कर धीरे धीरे बहू के पास आई। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है बेटी, क्या बनाया है? माँ जी, गाजर का हलवा बनाया है, खाएंगी? आइए बैठिए। हक्की बक्की बावली सी कुसुम डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। एक प्लेट में हलवा रखा था, दूसरी प्लेट में गोभी के गरम पराठे। नाश्ता देते समय सहज सी मीठी बोली में बहू बोली, पहले इन कागजों पर साइन कर दीजिए, फिर नाश्ता कर लीजिएगा। नाना, मैं नहीं करूँगी साइन। अच्छा, तो यह आदर, यह प्यार इस लालच में किया जा रहा है। छी, तुम दोनों ने तो रिश्ते को नीलाम कर दिया है। मैं चाहे मर जाऊं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं साइन नहीं करूँगी। कुसुम बड़बड़ाती रही। जाइए जाइए, लीजिए सूखी ब्रेड और चाय, मत करिए साइन, और जब ये आ जाएं तब खाइएगा इनकी मार। बहू के शब्द तीरों से भी ज्यादा घायल कर कुसुम को वे बाहर से अंदर तक लहूलुहान हो गई। मरती क्या ना करती, भूखी थी इसलिए सूखी ब्रेड चाय में डुबोकर खाई। रोती रही, सोचती रही, लानत है ऐसी जिंदगी पर। गाजर का हलवा, भरवा पराठे खाकर मैं तेरी गुलाम बन जाऊं? ना ना, मैं अपाहिज नहीं बनना चाहती। मैं अपना सब कुछ तुझे दे दूं और मैं अपाहिज बन जाऊं? यह नहीं हो सकता। बुदबुदाती हुई कुसुम ब्रेड और चाय से ही संतुष्ट हो गई। मन ने कहा, जाए भाड़ में तेरा हलवा और पराठे। मैं अपने जमाने में बचा हुआ हलवा पराठे और पूरी मेहरी तक को खाने के लिए देती थी। कुसुम बहू को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। सास की पीड़ा, दुख, व्यथा से बहू अनजान सी अपने कामों में व्यस्त थी। चाय नाश्ता करके उसने अपना लंच बॉक्स तैयार किया, फिर गुनगुनाती हुई कॉलेज चली गई। बाहर से घर में ताला लगा दिया। बाहर ताला बंद कर वह रोज की तरह कॉलेज जाती। और तो और टेलीफोन तक लॉक कर दिया जाता था, लेकिन उस दिन वह टेलीफोन लॉक करना भूल गई। कुसुम ने हर रोज की तरह पूरा घर देखा, हर चीज लॉक थी, यहाँ तक कि फ्रिज में भी ताला लगा हुआ था। बस कुसुम के लिए डाइनिंग टेबल पर 4 सूखी रोटी और अरहर की दाल बनाकर रख गई थी। अनलॉक टेलीफोन देखकर कुसुम के दिल में खुशी का खेत लहराने लगा। अब तो पड़ोसिन को फोन कर दूंगी, वह मुझे बाहर भागने में सहायता कर देगी। उस समय कुसुम में 1000 हाथियों की ताकत ने जन्म ले लिया। शरीर का दर्द भी उड़ गया, आंखों में हीरे सी चमक उत्पन्न हो गई। सबसे पहले तो उसने पड़ोसिन को फोन किया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ आंटी रीता। लेकिन आप फोन कैसे कर रही हैं? क्या आज आपका फोन लॉक नहीं है? मुक्ति की खुशी में झूमती हुई कुसुम बोली, हाँ बेटी, लॉक नहीं है। सुनो, तुम इस समय बाहर का ताला तोड़ दो, तब तक मैं तैयारी करती हूँ। कैसी तैयारी आंटी? सुनकर रीता को आश्चर्य हुआ। बेटी, तुम्ही ने तो उस दिन कहा था कि आप यहाँ से भाग जाओ आंटी, किसी और शहर या बेटी के पास। हाँ, कहा तो था, लेकिन आंटी आप कहाँ जाएंगी? मैं कानपुर अपने भाई के पास जाऊंगी, वह बस स्टेशन पर लेने आ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेटी, अगर मैं नहीं गई तो यह मुझसे जबरदस्ती मार पीट कर, नशा पिलाकर साइन करवा लेगा। और कुसुम फूट फूट कर रोने लगी। और क्या आंटी, बताओ ना। और फिर मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक देगा। बोलते हुए कुसुम की आवाज कांप रही थी, पूरी की पूरी देह भी कपकपाने लगी थी। उसकी देह जवाब दे रही थी, लेकिन फोन रखकर उसकी हिम्मत सांस लेने लगी। आशा जीवित होने लगी। जल्दी जल्दी अलमारी खोलकर अपने कपड़े, रुपए और वसीयत के कागज निकाले। पर्स लिया, ढंग से सिल्क की साड़ी पहनकर दरवाजे के पास अटैची लेकर खड़ी हो गई। पत्थर से ताला नहीं टूटा तो रीता ने हथौड़ी से ताला तोड़ा। कुसुम दरवाजे के पास ही खड़ी थी और एक जेल से छूटे कैदी सी खुशी कुसुम के दिल में थी, तो दूसरी ओर अपना घर, अपना घोंसला छोड़ने का दुख उसे खाए जा रहा था। वह घर जिसमें उसने रानी सा जीवन व्यतीत किया, जहां उसने सोने से दिन और चांदी सी रातें काटी, जहां उसके आंगन में किलकारियां गूंजती थी, प्यार का सूरज सजा उगता था,
जहाँ उसके पति ने उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख दिया था, जो घर खुशियों के फूलों से महकता था। वक्त ने ऐसी करवट बदली कि कुसुम आज उसे छोड़कर जाने पर विवश हो गई। क्या करती वह? कोई दूसरा उपाय नहीं था। रीता ने अपनी कार में कुसुम को बिठा लिया। उसका सूटकेस उठाते समय रीता भी रोने लगी। रुआसी रीता ने आंटी से उसके भाई का नंबर ले लिया और बस पर चढ़ाते समय यह वादा कर लिया कि वह हफ्ते में 2 बार फोन पर उनका हालचाल पता लगाती रहेगी। जितना दुख कुसुम को अपना घर छोड़ने का था, उससे कुछ ही कम दुख रीता से बिछुड़ने का था। ज्यादा देर वह रीता को बस के पास रोकना नहीं चाह रही थी। वह सरहद पर तैनात सिपाही सी सतर्क थी, सावधान थी कि कहीं खोजते हुए उसके बहू या बेटा ना आ जाएं। वह उस घर में वापस नहीं जाना चाहती थी जहाँ तालाब में मगरमच्छ सा उसका बेटा रहता था, जहाँ उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। बस चल पड़ी। वह खिड़की से बाहर आंसू भरी आंखों से रीता को तब तक देखती रही जब तक उसकी आकृति ने बिंदु सा रूप नहीं ले लिया। ज्यों-ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, उसका अपना शहर दूर होता जा रहा था। वह शहर जहाँ वह 16 श्रृंगार करके अपने सुहाग के साथ आई थी। उसे लगा उसकी जिंदगी एक नदी है जिसने अपना रास्ता बदल लिया है और वह एक गांव है जो पीछे छूट गया है। बस जितना आगे बढ़ रही थी, उसका दिल उतनी ही जोरों से धड़क रहा था। काफी देर बाद उसने स्वयं को सामान्य स्थिति में पाया। अब वह आंखें बंद करके सोचने लगी, काश मेरी बहू रीता जैसी होती। कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है अपनी सासू माँ का। जितनी बार भी इसकी सास मुझसे मिली है, हमेशा अपनी बहू की तारीफों के पुली बांधती रही है। लेकिन मुझे दुष्ट बहू मिली। अरे बहू का क्या दोष है, नालायक तो अपना बेटा है। यदि बेटा ठीक होता तो बहू की क्या मजाल की गलत काम करे। ज्यों-ज्यों कानपुर नजदीक आ रहा था, कुसुम घबरा रही थी कि भैया भाभी पता नहीं क्या सोचेंगे। सोचे तो सोचें, उसके पास उस रास्ते के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वह बोझ नहीं बनेगी भैया भाभी पर। कुछ ही दिनों में अलग छोटा सा मकान लेकर रहेगी, एक नौकरानी रखेगी। एक विचार की लहर बार बार उठ रही थी कि घर छोड़कर मैंने गलत काम तो नहीं किया। फिर दिमाग ने कहा, तो फिर क्या करती? हर रोज मार खाती और वह मारता रहता जब तक जायदाद पूरी अपने नाम ना लिखवा लेता। 1 बार 2 बार 3 बार उसने अपनी दोबारा बनाई वसीयत पढ़ी, जिसकी एक कॉपी उसे अपनी बेटी के पास भी भेजनी पड़ेगी। वकील के पास तो एक कॉपी रख आई थी। कुसुम अब सोचने लगी, आज मैंने जो कुछ भी किया वह पहले ही कर लेना चाहिए था। छी, माँ बेटे को मारकर खाए, इससे अच्छा मर ना जाए। मैं अकेली पड़ गई थी। वे दोनों पति पत्नी एक हो गए थे। शुक्र है कि रीता जैसी पड़ोसिन मिल गई जिसने मेरी मृत जिंदगी को सांसें दे दी। रीता ना होती तो मैं वसीयत भी ना बदल पाती और ना घर से भाग पाती। इन्हीं विचारों का ताना बाना बुनते हुए कानपुर आ गया। हड़बड़ाते हुए कुसुम ने अटैची और पर्स पकड़ा और फिर स्वरूप नगर के लिए रिक्शा करके चल दी। कुसुम निश्चय करके अपने भाई देवेंद्र के घर पहुंच गई। दरवाजे पर लगी डोरबेल बजाई। थोड़ी देर में एक भोली भाली सुंदर सी लड़की ने दरवाजा खोला। आप कौन? किससे मिलना है? मीठी आवाज में बच्ची ने पूछा। बेटी, मैं लखनऊ से आई हूँ, तुम्हारे पापा जी की बहन हूँ। मेरा नाम कुसुम है। अंदर आइए दादी जी, अंदर आइए। बच्ची के पीछे पीछे कुसुम अपना पर्स और अटैची संभालती हुई चल दी। बरामदे के साथ जुड़ा हुआ ही ड्राइंग रूम था। उस घर में कुसुम 5 वर्षों बाद आई थी। पिछली बार अपने पति के साथ कुसुम कार से आई थी। घर परिवार वालों ने खूब इज्जत और मान सम्मान दिया था। भैया भाभी ने तो आंखों पर ही बिठा लिया था। कुसुम के भाई का घर का वातावरण उस समय भी शांत था और अब भी लगता है सुखमय और शांत है। कुसुम की विचार तंद्रा उसके भाई ने ही तोड़ी। अरे कुसुम, तू इस समय अकेली कैसे? कुछ फोन वगैरह तो कर देती। वे भैया, बस आना पड़ा। सूखा चेहरा मरियल आवाज में दिए उत्तर से भाई सशंकित हो गया। आना पड़ा? मैं समझा नहीं। खैर चल, पहले चाय पी ले, कुछ खा ले फिर बताना। कुसुम की आवाज सुनकर बरामदे में ही सब्जी काटती हुई भाभी दौड़कर आई। पांव छुए फिर बैठ गई। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता भी आ गया। दीदी, आप तो बहुत दुबली हो गई हैं। 5 साल में चेहरा ही बदल गया।
क्या हो गया है आपको? कुसुम के पास आकर भाभी आश्चर्यचकित नजरों से उसकी ओर देखती रही। कुसुम बार बार बाहों पर गर्दन पर पड़े जख्मों के निशान छिपा रही थी, लेकिन मेज पर रखी हुई चाय की प्याली उठाते समय गर्दन से शॉल हट गई और वहां का स्वेटर ऊपर हो गया। देखते ही भैया दौड़कर पास आए। घबराकर पूछा, यह सब क्या है कुसुम? तुम्हारे शरीर पर ये जख्म कैसे हैं? वह भैया, रवि मारता था, पीटता था। एक बार तो इतनी जोर से मारा कि एक दांत तक टूट गया। बस ये सब उसी के निशान हैं। इतना सब होता रहा और तुमने बताया तक नहीं? अरे हम कोई गैर हैं क्या? कभी फोन ही कर देती या कोई खत ही डाल देती। पता नहीं तुमने कितने दुख झेले हैं जीजाजी की मृत्यु के बाद। छी, रवि इतना निर्दयी बेटा हो जाएगा सपने में भी नहीं सोचा था। खैर कुसुम, तुमने अच्छा किया जो आ गई। वह तो मुझे भूखा तक रखता था। बाहर दरवाजे पर ताला, टेलीफोन पर ताला, फ्रिज और सभी अलमारियों में ताला लगा रहता था। भैया, ऐसी दुर्दशा तो किसी कैदी की भी नहीं होती जो उसने मेरी की थी। कहते ही कुसुम फूट फूट कर रोने लगी। भैया भाभी घबरा गए। आंसू पहुंचे भाभी ने। फिर कुसुम ने वसीयत की योजना पूछी। थोड़ी देर बाद स्वयं पर काबू पाकर कुसुम ने अपनी नई वसीयत उन दोनों को दिखा दी। भैया भाभी खुश हुए। बहन को भाई ने बहुत प्यार से कहा, बहन घबराओ मत, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। वैसे तो अलग रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहोगी तो स्वरूप नगर में ही तुम्हें अच्छा मकान मिल जाएगा। अभी तुम आराम करो, चिंता मत करो। अच्छा भैया कहकर कुसुम सोफे पर ही लेट गई। उधर शाम को जब रवि ऑफिस से लौटा, पल्लवी ने रोनी सी सूरत बनाकर दरवाजा खोला और वह वृक्ष से टूटी हुई डाली सी धम से सोफे पर बैठ गई। रवि ने उससे झकझोर कर पूछा, क्यों, क्या बात है? सब ठीक तो है? पल्लवी चीख पड़ी, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ धोखा देकर भाग गई। और क्या? यह देखो, अपने पलंग पर यह चिट्ठी रख गई है। लिखा है, मैं जा रही हूँ, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें जायदाद में से। मैंने वसीयत बदल दी है। आधी जायदाद बेटी मोनिका और आधी विकलांगों की संस्था के नाम कर दी है। मैं कपूत बेटे से विद्रोह करती हूँ। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया वह माँ पर हाथ उठाता है, वह भी जायदाद के लिए। मेरा सब कुछ तेरा ही तो था, लेकिन तूने माँ बेटे के रिश्ते का कोई लिहाज नहीं किया। तुझसे रिश्ता तोड़ने का मुझे कोई गम नहीं। कागज का टुकड़ा पकड़कर रवि पागलों की तरह चिल्लाने लगा। कभी इधर कभी उधर चक्कर लगाने लगा। उधर पल्लवी क्रोध में बड़बड़ाने लगी। मैंने पहले ही कहा था, माँ जी को मत सताओ, मत मारो पीटो, प्यार से उन्हें अपने वश में करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब भुगतो, यह घर भी खाली करना पड़ेगा। कुसुम ने बिल्कुल ठीक किया। ऐसे बेटे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।